गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन पॉलिटी कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इन 1600 ब्रिटिशर्स इंडिया में एंटर हुए ट्रेडर्स के रूप में और उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन किया। तो जब वो इंडिया आए उनके पास एक बहुत एक्सक्लूसिव राइट था इंडिया में ट्रेड करने का, जिसको क्वीन एलिजाबेथ ने एक चार्टर के अंडर ग्रांट किया था कि मतलब ब्रिटेन से सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही थी जो इंडिया में आके ट्रेड कर सकती थी, और इस स्पेशल पावर के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक सर्टेन अमाउंट ऑफ उनका प्रॉफिट देती थी। बट इन 1765 दे गोट दीवानी राइट्स, कि उनको 1765 में दीवानी राइट्स मिल गए। दीवानी राइट्स का मतलब होता है रेवेन्यू कलेक्शन की पावर एंड सिविल जस्टिस ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। कि वो ट्रेडर्स 1600 में एंटर हुए तब से लेके 1765 तक रहे, उसके बाद वो अब नाउ रेवेन्यू कलेक्ट भी करने लग गया। तो जो उनकी प्रोसेस थी ये बढ़िया चल रही थी, उनकी ट्रेड अच्छा चल रहा था, दे वर अर्निंग अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। बट अब क्या होता है कि 1768 में वो जो एज अ फीस ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी, वो बंद कर देती है, जिसके रीजंस से कि फर्स्ट वन वॉज 1769 में एक आता है फेमाइन, जिसकी वजह से उनका रेवेन्यू हो जाता है बंद। दूसरा था तो जो उनके ऑफिशियल थे वो बहुत करप्टेड थे। एंड थर्ड वन वॉज कि एक एंग्लो मैसूर वॉर हो रही थी, जिसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत हैवी लॉसेस कैरी करने पड़े, जिसकी वजह से अब एक टाइम आ गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी ऑलमोस्ट बंद होने की कगार पे आ गई थी। तो क्या होता है कि 1772 में ईस्ट इंडिया कंपनी जाती है ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास एंड दे आस्क देम फॉर मनी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको मनी दे देती है, बट साथ में एक रेगुलेटिंग एक्ट पास करती है, जिसको हम बोलते हैं रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इसका बेसिक मतलब ये है कि वो एक अलग चेंजेस लाते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी में, जिसकी वजह से वो अपना सुधार कर सके और बेटर इंडिया में कंट्रोल कर सके। तो इसके बारे में पढ़ते हैं चलो। इसके 3 अलग फीचर हैं। फर्स्ट स्टेप बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट ईस्ट इंडिया कंपनी। ये फर्स्ट टाइम था जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने की कोशिश की। फर्स्ट टाइम पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वर रिकॉग्नाइज्ड, कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनके पास पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन थे इंडिया के। थर्ड, उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट की एक फाउंडेशन लेड की। फीचर्स क्या थे इसके कि जो गवर्नर ऑफ बंगाल था, कि 1773 से पहले क्या होता है कि 3 प्रेसिडेंसी थी इंडिया में, बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी एंड बॉम्बे। तो इन तीनों अलग के फंक्शन अलग थे, तीनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट काम करते थे और वो जाके रिपोर्ट करते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को। अब इसके बाद क्या होता है रेगुलेटिंग एक्ट के बाद कि जो गवर्नर ऑफ बंगाल था वो बनता है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, एंड उसको हेल्प करने के लिए एक 4 मेंबर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल बना दी जाती है। फर्स्ट गवर्नर जनरल बना था लॉर्ड वॉरेन हास्टिंग। गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास सबऑर्डिनेट टू दैट ऑफ बंगाल, कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था वो सबसे हेड है, और जो गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास से वो उसके सबऑर्डिनेट से, उन दोनों को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंडर काम करना पड़ेगा। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट वॉज एस्टेब्लिश्ड एट कैलकाटा इन 1774। सुप्रीम कोर्ट 1774 में कलकत्ता में एस्टेब्लिश हुआ। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर टू रिपोर्ट टू ब्रिटिश गवर्नमेंट अबाउट रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर इन इंडिया, कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, उनको अब क्या होगा कि अपने रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स के बारे में जाके ब्रिटिश गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा।
अब इसके बाद आते हैं पिट इंडिया एक्ट 1784 कि जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें ये सब चीज़ें तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बता दी, बट फिर भी जो कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल अफेयर्स थे, पॉलिटिकल पावर्स थी, वो अभी भी कहीं ना कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ही थी, कोई कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास थी। पर जब पिट इंडिया एक्ट आता है, इसने कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन को बिल्कुल ही अलग कर दिया कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है ना, वो उनके पास सिर्फ है कॉमर्शियल अफेयर, एंड जो एक नई बॉडी बनाई गई बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नाम से, जिनको दिए गए पॉलिटिकल अफेयर। इसको एक ड्यूअल गवर्नमेंट की काइंड ऑफ फॉर्म भी बोलते हैं। एंड जो ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, ये सुपरवाइज करेगी हर एक अफेयर को, सिविल, मिलिट्री एंड पॉलिटिकल अफेयर। कि अब ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक स्टेप था ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर सुपरवाइज करने के लिए। और इसकी सिग्निफिकेंस क्या थी कि जो कंपनी की टेरिटरीज थी, जितनी भी इंडिया में जितना भी कंपनी का पोजेशन था, अब से हम उसको बोलेंगे ब्रिटिश पोजेशन। एंड सेकंड पॉइंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज गिवन द सुप्रीम कंट्रोल ओवर कंपनीज अफेयर एंड एडमिनिस्ट्रेशन। कि जो कंपनी की अब तक अफेयर्स और एडमिनिस्ट्रेशन थे, उस पर अब ब्रिटिश गवर्नमेंट की सुपरविजन होगी और सुप्रीम कंट्रोल होगा। इसके बाद आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1833 कि जैसे हमने देखा था रेगुलेटिंग एक्ट में क्या होता है कि गवर्नर बनता है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब चार्टर के बाद क्या होता है ऑफ 1833 के बाद कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को अब हम बोलते हैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जिसके पास इंडिया के सारे सिविल मिलिट्री पावर इसके अंडर होंगे। और इसके पास एक एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर भी होगा कि जैसे मद्रास एंड जो बॉम्बे के गवर्नर्स थे, अगर वो कुछ लॉ बनाते हैं और एट द सेम टाइम उसी के कॉन्ट्राडिक्टरी एक लॉ बनाता है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो इस जो ये लॉ बनाएगा उसको माना जाएगा। फर्स्ट ऐसा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना था, वो था विलियम बेंटिक। इससे पहले क्या होता था कि चार्टर एक्ट ऑफ 1833 से पहले जितने भी लॉज बनते थे उनको हम बोलते थे रेगुलेशन, बट अब हम उनको बोलते हैं एक्ट्स। एंड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी कॉमर्शियल बॉडी, नाउ दे बिकम एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी प्योरली। कि जो पिट इंडिया एक्ट में क्या होता है कि एक डिस्टिंग्विशन होती है कि ईस्ट जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है वो कॉमर्शियल फीचर्स रखेंगे, कॉमर्शियल पावर रखेंगे, एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल मिलिट्री एंड पॉलिटिकल। बट जैसे ही चार्टर एक्ट ऑफ 1833 आता है 1833, इसमें क्या करते हैं कि ना ईस्ट इंडिया कंपनी का सारी कॉमर्शियल पावर को ख़त्म कर देते हैं, वो अब सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे। नेक्स्ट, चार्टर एक्ट ऑफ 1853। अब फर्स्ट टाइम एक गवर्नर जनरल की काउंसिल में एक नई काउंसिल को ऐड किया जाता है जिसको हम बोलते हैं लेजिस्लेटिव। कि अब एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव फंक्शंस दोनों को सेपरेट कर दिया जाता है। इससे पहले क्या होता था कि गवर्नर जनरल की काउंसिल है वो दोनों ही एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव फंक्शन इकट्ठा ही देखती थी, पर अब इन दोनों सेक्शंस को अलग कर दिया गया। अब लेजिस्लेटिव फंक्शंस के अंडर एक 6 मेंबर के एक काउंसिल बनाया गया जिसको हम बाद में बोला गया लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स, एंड इसको हम इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल ही बोलते हैं, जिसमें इन 6 मेंबर में से 4 मेंबर की सीट रिजर्व्ड होगी फ्रॉम मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा। इसमें क्या है कि गवर्नर जनरल काउंसिल में एग्जीक्यूटिव काउंसिल अलग कर दी, लेजिस्लेटिव काउंसिल अलग कर दी, जिसको बोला गया लेजिस्लेटिव काउंसिल में 6 मेंबर का ग्रुप है और इसको हम बोलते हैं इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। और इन 6 में से 4 को इंडिया की रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा दिखाने के लिए 4 फ्रॉम मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा के होंगे। तो ये है इसका ये। और दूसरा इसमें एक चीज़ हुई कि एक मैकोले कमेटी को बिठाया गया जिसका काम था कि जिसने सिविल सर्विसेज को ओपन किया इंडियंस के लिए भी, कि अब जो सिविल सर्विसेज हैं उसमें इंडियंस भी पार्ट ले सकते हैं। एक और लास्ट इसका कि जो कंपनी का रूल था उसको बढ़ा दिया गया, पर कोई टर्म नहीं रखा गया कि इस पर्टिकुलर टाइम तक। तो दोस्तों सिर्फ
ये फर्स्ट पार्ट है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का। तो नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी ही अपलोड करूँगा। थैंक यू।